नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, आप जानते होंगे कि बीते 9 अक्टूबर 2024 को भारत के महान उद्योगपति एवं समाज सेवी श्री रतन टाटा जी का निधन हो चुका है। इनकी पहचान एक उद्योगपति से बढ़कर एक अच्छे इंसान और समाज सेवी के रूप में अधिक मानी जाती है। इन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। स्वास्थ्य सेवा में, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अनेक क्षेत्रों में भारत को आर्थिक सहायता प्रदान की है और कोरोना महामारी के दौरान भारत सरकार को इनके द्वारा लगभग 1500 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया, जिससे कि कोरोना महामारी के से पीड़ित लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं जुटाने में सरकार को बहुत मदद मिली, बहुत सहायता मिली। आज इस वीडियो में हम इन्हीं महान हस्ती जो अब हमारे बीच नहीं हैं, इनके बारे में जानेंगे। देखिए, कोई भी महान हस्ती हमारे बीच से जाती है या कोई अच्छा कार्य करती है तो वो ट्रेंडिंग बन जाता है और उसके बारे में चर्चाएं होती हैं। आप सभी देख रहे होंगे यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस बन रहे हैं, कई सारे शॉर्ट्स फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर इनके बारे में चल रहे हैं। तो आज हम जो ये रतन टाटा थे, ये क्या थे और किस तरह इनकी शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया, इन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। आज आप इस तस्वीर में, इस स्लाइड में देख सकते हैं इनकी कुछ तस्वीरें। और यहाँ देखिए, जो नैनो कार के फाउंडर ये माने जाते हैं, तो नैनो कार के साथ में इनकी एक तस्वीर देखिए। इन्होंने मिडिल क्लास के लिए लखटकिया यानी सबसे सस्ती गाड़ी का सपना पूरा किया, ठीक है। और इसके अलावा आप नीचे तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर यहाँ पर आप, ये इनकी जवानी की तस्वीर है, इनके छात्र जीवन की, जो इनकी दादी के साथ में है। इसके अलावा एक और तस्वीर आप देखिए, नैनो गाड़ी, नैनो के साथ में इनकी एक तस्वीर है, जिनको मैंने यहाँ इस स्लाइड में लिया है, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इनके बारे में जानेंगे अगली स्लाइड्स में कि इनका जन्म, इनकी शिक्षा से संबंधित बातें करेंगे। आगे चलते हैं। हाँ, तो अब मैं आता हूँ इनके जन्म से संबंधित बातों पर, जन्म और शिक्षा से संबंधित बातों पर। तो आप इस स्लाइड में देखिए, रतन नवल टाटा इनका पूरा नाम, रतन नवल टाटा, और भारतीय उद्योगपति के रूप में ये जाने जाते हैं। और 1937 से 2024, 1937 में इनका जन्म हुआ था और 2024 में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। तो इनके बारे में हम जानते हैं। रतन टाटा 28 दिसंबर 1937 से 9 अक्टूबर 2024 यानी 28 दिसंबर 1937 को इनका जन्म हुआ और बीते 9 अक्टूबर 2024 को रात 11:30 बजे के समय मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इनका निधन हो गया है, ठीक है। तो रतन टाटा भारतीय उद्योगपति थे, जो टाटा समूह और टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य इन्होंने किया है। हम बचपन से देखते हैं, टाटा नमक हो, टाटा स्टील हो, कई सारे प्रोडक्ट हमारे सामने टाटा के मिल जाएंगे। इन सब के फाउंडर टाटा फैमिली यानी टाटा परिवार है, जो हमारे जो मिडिल क्लास के लिए नए नए उत्पाद रियायती दरों पर लाता है। आगे चलते हैं। वे 1991 से 2012 तक टाटा समूह के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो इन्होंने टाटा समूह से तो बहुत पहले ही जुड़ चुके थे, लेकिन टाटा समूह के अध्यक्ष के पद पर ये 1991 से 2012 तक रहे, जो भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक इकाई है। सबसे बड़ी व्यापारिक इकाई टाटा समूह है। इसके अतिरिक्त अक्टूबर 2016 में 16 से फरवरी 2017 तक वे समूह के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर विस्तार किया और कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए।
2000 में तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्राप्त करने के बाद 2008 में इन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला। उम्र संबंधी बीमारी के कारण 2024 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इन्हें 2008 में 2000 में इन्हें पद्म भूषण सरकार द्वारा प्रदान किया, भारतीय सरकार द्वारा, और 2008 में इन्हें भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए इस स्लाइड में इनके जन्म से और इनका जीवन परिचय एक सार के रूप में आपके सामने देखिए। रतन टाटा, इनकी एक तस्वीर आप देखिए, और यहाँ नीचे अगर नीचे चलते हैं तो इनके जन्म से लेकर सब कुछ इस जीवन परिचय में आपको मिलेगा। तो जन्म इनका हुआ था 28 दिसंबर 1937 बॉम्बे, यानी उस समय बम्बई प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया, और वर्तमान में मुंबई, महाराष्ट्र, भारत। ठीक है, तो परतंत्र भारत में 28 दिसंबर 1937 को इनका जन्म हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी में, यानी ब्रिटिश भारत में, जो कि वर्तमान में मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और इनकी मौत हुई थी 9 अक्टूबर 2024, उम्र 86 वर्ष की आयु में, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में। ठीक है, तो मुंबई में ही इनका जन्म हुआ और मुंबई में ही इनकी मृत्यु हुई। 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई। आवास इनका कुलाबा, मुंबई, भारत, यानी मुंबई में इनका आवास है। राष्ट्रीयता ये भारतीय है। जाति इनकी पारसी है। ठीक है, ये पारसी जाति से बिलोंग करते हैं। शिक्षा की जगह इन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? उच्च शिक्षा इन्होंने कार्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका से इन्होंने प्राप्त की है। ठीक है, पेशा इनका जो पेशा है वो टाटा समूह के निवर्तमान अध्यक्ष यानी व्यवसायी के रूप में, एक उद्योगपति के रूप में जाने जाते हैं। कार्यकाल 1962 से 2012, 1962 से 2012 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकी कुल दौलत एक अनुमानित है ये कि लगभग 291 बिलियन डॉलर लगभग इनकी अनुमानित है, उससे भी कहीं अधिक दौलत इनके पास है क्योंकि ये उच्च वर्गीय हैं। और धर्म इनका पारसी पंथ धर्म से संबंधित है। जीवन साथी ये अविवाहित रहे, कभी इन्होंने विवाह नहीं किया। माता पिता इनकी पिता का नाम नवल टाटा पिता और माता का नाम सोनू टाटा था। ठीक है, नवल टाटा इनके पिता और सोनू टाटा इनकी माता। इनके संबंधी JRD टाटा इनके चाचा रहे हैं और सिमोन टाटा इनकी सौतेली माँ, नोएल टाटा इनके सौतेले भाई, जो कि चर्चित नाम है। ठीक है, पुरस्कार इनको पद्म विभूषण दिया जा चुका है 2008 में, और ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन्हें 2009 में प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये इस स्लाइड में हमने इनका जीवन परिचय एक सार के रूप में देखा। आगे चलते हैं। हाँ, अब हम आते हैं इनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा पर आते हैं। हाँ, इनका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को ब्रिटिश राज के दौरान बॉम्बे अब मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। वह नवल टाटा के बेटे थे जिनका जन्म सूरत में हुआ था, यानी नवल टाटा का जन्म सूरत में हुआ था। इनके पिता रतन टाटा के पिता। ठीक है, रतन टाटा के पिता नवल टाटा का जन्म सूरत में हुआ था और बाद में उन्हें टाटा परिवार में गोद ले लिया गया। 1948 में जब टाटा 10 वर्ष के थे, यानी ये गोद लिए हुए संतान थे उन्हें, और इन्हें देखिए इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को ब्रिटिश राज के दौरान बॉम्बे
अब मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। वह नवल टाटा के बेटे थे, जिनका जन्म सूरत में हुआ था और बाद में उन्हें टाटा परिवार में गोद ले लिया गया। ठीक है, टाटा परिवार में इन्हें गोद ले लिया गया। ठीक है, इनका जन्म तो हुआ था सूरत में हुआ था। ठीक है, लेकिन बाद में टाटा परिवार ने इन्हें गोद ले लिया। ठीक है, 1948 में जब टाटा 10 वर्ष के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए और बाद में उनकी दादी और रतन जी टाटा की विधवा नवाजबाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया। ठीक है, तो इनके यानी जब ये 1948 में टाटा 10 वर्ष के थे तो इनके जो माता पिता थे जिन्होंने इन्हें गोद लिया था वो अलग हो गए और उनके बाद यानी उनके बीच में तलाक हो गया। उसके बाद इनकी परवरिश इनकी दादी और रतन जी टाटा की विधवा नवाजबाई टाटा ने इनका पालन पोषण किया। ठीक है, और उन्हें गोद ले लिया। नवल टाटा की सिमोन टाटा से दूसरी शादी से उनका एक छोटा भाई जिमी टाटा और एक सौतेला भाई नोएल टाटा था, जिनके साथ इनका पालन पोषण हुआ। ठीक है, उसके बाद जो इनके पिता नवल टाटा ने दूसरा विवाह किया सिमोन टाटा से, जिससे उनकी दो संतानें हुई, जिमी टाटा और जिमी टाटा और एक एक छोटा भाई जिमी टाटा और एक सौतेला भाई क्या मतलब नोएल टाटा भी था, जिनके साथ और इन्हीं के साथ इनका पालन पोषण हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ देखिए ये मैंने एक तस्वीर ली है, ये इनके छात्र जीवन की तस्वीर है रतन टाटा जी की, और ये इनकी दादी के साथ में एक तस्वीर है। ठीक है, जिनके छात्र जीवन की ये तस्वीर मैंने ली है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, आगे देखते हैं। टाटा ने 8वीं कक्षा तक मुंबई के कैंपियन स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने मुंबई में कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल, शिमला में बिशप कॉटन स्कूल और न्यूयॉर्क शहर में रिवरडेल कंट्री स्कूल में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 1955 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हाई हाई स्कूल के बाद टाटा कॉर्नेल विश्वविद्यालय गए, वहाँ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1959 में वास्तुकला में स्नातक की डिग्री इन्होंने प्राप्त की। कॉर्नेल में रहते हुए वह अल्फा सिग्मा फी बिरादरी में शामिल हो गए। 2008 में टाटा ने कॉर्नेल को $50 मिलियन का दान दिया, जिससे वह इतिहास में विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दानकर्ता बन गया। यानी टाटा ने जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी उसके बाद उसी को सबसे अधिक दान उन्होंने दिया, और टाटा समूह $50 मिलियन का दान करने वाला सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दानकर्ता जिन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय को दान दिया था बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इनके व्यवसाय से संबंधित बातों को देखते हैं। व्यवसाय 1970 के दशक में रतन टाटा को टाटा समूह में प्रबंधक पद पर नियुक्त किया गया था। वह शुरू में सहायक कंपनी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नेल्को को पुनर्जीवित करने में सफल रहे, लेकिन आर्थिक मंदी के दौरान वह विफल हो गई। 1991 में JRD टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। प्रारंभ में रतन टाटा को विभिन्न सहायक कंपनियों के प्रमुखों से मजबूत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिनके पास वरिष्ठ टाटा के नेतृत्व में महत्वपूर्ण परिचालन स्वायत्तता थी। जवाब में रतन टाटा ने शक्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से कई नीतियां लागू की, जिनमें सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करना, सहायक कंपनियों को सीधे समूह कार्यालय में रिपोर्ट करना और सहायक कंपनियों को टाटा समूह ब्रांड के निर्माण में अपने मुनाफे का योगदान करने की आवश्यकता शामिल थी।
रतन टाटा ने नवाचार को प्राथमिकता दी और युवा प्रतिभाओं को कई जिम्मेदारियां सौंपी। उनके नेतृत्व में सहायक कंपनियों के बीच ओवरलैपिंग संचालन को कंपनी व्यापी संचालन में सुव्यवस्थित किया गया। साथ ही समूह ने वैश्वीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए असंबंधित व्यवसायों को छोड़ दिया। ठीक है, तो ये कुछ बातें इनके व्यापार से संबंधित थी कि इन्हें 1970 में टाटा समूह के प्रबंधकीय पद पर इनको नियुक्त किया गया और ये प्रारंभ में नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी नालको को पुनर्जीवित करने में सफल रहे, परंतु बाद में इस कंपनी विफल हो गई। 1991 में जे.आर.डी. टाटा जो इनके चाचा थे उन्होंने टाटा समूह से इस्तीफा दे दिया। तो उसके बाद रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रारंभ में इन्हें काफ़ी जो सहायक कंपनियों के प्रमुखों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जो कि वरिष्ठ टाटा के नेतृत्व में महत्वपूर्ण परिचालन इनको स्वायत्तता प्राप्त थी। ठीक है, बाद में इन्होंने जब उनके जवाब में रतन टाटा ने शक्ति को मजबूत करने के लिए कई नए फैसले लिए। उसमें सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करना और ब्रांड के और सीधे समूह कार्यालय में रिपोर्ट करना आदि शामिल थे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये रतन टाटा की एक तस्वीर है जो कि बांग्लादेश की है। बांग्लादेश की एक तस्वीर है जिसमें रतन टाटा दाएं बांग्लादेश में 2005 की तस्वीर है। ठीक है, तो वहाँ किसी राजनीतिज्ञ के साथ में ये बैठे हुए रतन टाटा की तस्वीर। आगे चलते हैं। हाँ, आगे देखते हैं। 21 वर्षों तक टाटा समूह का नेतृत्व करते हुए राजस्व 40 गुना से अधिक और लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ गया। तो उनके नेतृत्व में 21 वर्षों तक टाटा समूह का इन्होंने नेतृत्व किया। तो इनके नेतृत्व में टाटा समूह का राजस्व 40 गुना से अधिक और लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ गया। जब रतन टाटा ने कंपनी की कमान संभाली तो अधिकांश बिक्री कमोडिटी बिक्री थी, लेकिन उनके कार्यकाल के अंत तक अधिकांश बिक्री ब्रांडों से हुई। उनके नेतृत्व में टाटा टी ने टेटली का अधिग्रहण किया। ठीक है, उनके नेतृत्व में टाटा टी ने टेटली का अधिग्रहण किया। टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया और टाटा स्टील ने कोरस का अधिग्रहण किया। इन अधिग्रहणों ने टाटा को मुख्य रूप से भारत केंद्रित समूह से एक वैश्विक व्यवसाय में बदल दिया, जिसका 65% से अधिक राजस्व अंतर्राष्ट्रीय परिचालन और बिक्री से आता था। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब एक महत्वपूर्ण बात, उन्होंने टाटा नैनो कार की अवधारणा भी तैयार की और इसके विकास का नेतृत्व किया, जिससे कारों को औसत भारतीय उपभोक्ता की पहुंच में लाने में मदद मिली। टाटा मोटर्स ने गुजरात के साणंद प्लांट में टिगोर इलेक्ट्रिक वाहनों का पहला बैच शुरू कर दिया है, जिसे टाटा ने भारत के इलेक्ट्रिक सपने को तेजी से आगे बढ़ाने वाला बताया है। रतन टाटा ने निम्न आय वर्ग के लिए एक छोटी और किफ़ायती कार लाने का सपना साल 2008 में पूरा कर लिया। उन्होंने 10 जनवरी 2008 को दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित दिल्ली ऑटो एक्सपो में टाटा नैनो को लोगों के सामने पेश किया। इसके बेसिक मॉडल की कीमत 1 लाख रुपए रखी गई। ठीक है, तो टाटा नैनो ये मिडिल क्लास के लिए कम कीमत पर कार का सपना पूरा करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। 10 जनवरी 2008 को इन्होंने दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित दिल्ली ऑटो एक्सपो में टाटा नैनो को लोगों के सामने पेश किया, जिसकी कीमत उस समय 1 लाख रखी गई। ठीक है, जिसे लखटकिया भी कहा जाता था। आगे चलते हैं।
यहाँ देखिए, ये नैनो कार के साथ में रतन टाटा जी की तस्वीर, जब उन्होंने नैनो कार को लोगों के सामने रखा। ये एक तस्वीर, ये देखिए, नैनो कार के साथ टाटा जी की तस्वीर। और दूसरी तस्वीर ये नैनो कार के साथ में, जब उन्होंने नैनो कार को पब्लिक के बीच रखा और एक निम्न आय वर्ग के व्यक्ति के लिए कार का सपना पूरा करने में अपना योगदान दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब देखते हैं रतन टाटा की वैवाहिक स्थिति के बारे में। रतन टाटा की वैवाहिक स्थिति। रतन टाटा ने 2011 में कहा था, मैं 4 बार शादी के करीब पहुंचा, लेकिन हर बार डर के कारण या किसी न किसी के कारण मैं पीछे हट गया। यानी उन्होंने विवाह नहीं किया था। लॉस एंजल्स में काम करते समय उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया और उन्हें भारत लौटना पड़ा, क्योंकि उनके परिवार का एक सदस्य बीमार था। लड़की के माता पिता ने उसे भारत आने की अनुमति नहीं दी। टाटा अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहे और जीवन भर अविवाहित रहे। ठीक है, उस समय 1962 का भारत चीन युद्ध भी लड़ा गया, तो इस वजह से लड़की के माता पिता अपनी बेटी को भारत भेजने के लिए राजी नहीं थे, ऐसा भी लिखा गया है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं रतन टाटा के कुछ परोपकारी कार्य, इन्होंने क्या क्या कार्य किए। रतन टाटा बायोग्राफी, रतन टाटा के परोपकारी कार्य। शिक्षा, चिकित्सा, ग्रामीण विकास के समर्थक होने के नाते रतन टाटा ने चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर जल उपलब्ध कराने के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय को सहयोग दिया। टाटा शिक्षा एवं विकास ट्रस्ट ने $28 बिलियन का टाटा छात्रवृत्ति कोष प्रदान किया था, जिससे कार्नेल विश्वविद्यालय भारत के स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सके। वार्षिक छात्रवृत्ति से एक समय में लगभग 20 छात्रों को सहायता मिलती थी। आगे चलते हैं। टाटा समूह की कंपनियों और टाटा चैरिटीज़ ने 2010 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल HBS को एक कार्यकारी केंद्र के निर्माण के लिए $50 मिलियन दान दिया था। यानी कार्नेल को भी दान दिया और हार्वर्ड विश्वविद्यालय को भी इन्होंने दान दिया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने संज्ञानात्मक प्रणालियों और स्वचालित वाहनों पर शोध हेतु कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय CMU को $35 मिलियन दान दिया। यह किसी कंपनी द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा दान है और 48,000 वर्ग फुट की इमारत को TCS हॉल कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम इनके निधन के बारे में जानते हैं। उनकी स्थिति गंभीर थी और उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में गहन चिकित्सा देखभाल में रखा गया था। टाटा ने 7 अक्टूबर 2024 को कहा था कि वह अपनी आयु से संबंधित चिकित्सा स्थितियों के कारण नियमित चिकित्सा परीक्षण करवा रहे थे। रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। ठीक है, तो उनका निधन 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हो गया। आगे चलते हैं। हाँ, अब उन्हें मिले कुछ सम्मानों की बात करते हैं। वैसे तो पूरे विश्व स्तर पर उन्हें कई सारे सम्मान मिले, यहाँ हम कुछ प्रमुख सम्मानों की चर्चा करेंगे जो कि भारत सरकार द्वारा उन्हें प्रदान किए गए सम्मान। रतन टाटा को विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनमें शामिल हैं पद्म भूषण। पद्म भूषण 2000 में इनको पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा दिया गया। भारत सरकार द्वारा उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया। ठीक है, यहाँ देखिए, ये एक तस्वीर इनकी है। 2008 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा रतन टाटा को पद्म विभूषण से सम्मानित करते हुए, देखिए यह पद्म विभूषण प्राप्त करने के समय की तस्वीर है प्रतिभा पाटिल द्वारा रतन टाटा को। ठीक है, तो दूसरा पुरस्कार इनका जो है पद्म विभूषण, जो इन्हें 2008 में इन्हें प्रदान किया गया, जिसकी तस्वीर आप ऊपर देख रहे हैं।
यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो उन्हें उनके व्यापारिक योगदान के लिए दिया गया। अब इसके अलावा विदेशों में भी इन्हें कुछ सम्मान दिए गए। जर्मनी का आदेश 2014 में उन्हें जर्मनी के राष्ट्रपति द्वारा इस आदेश से सम्मानित किया गया। ठीक है। अगला है सर्वश्रेष्ठ सीईओ का पुरस्कार। 2012 में रतन टाटा को सर्वश्रेष्ठ सीईओ का खिताब दिया गया। अगला है FICCI यानी फिक्की लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। यह पुरस्कार उन्हें 2012 में दिया गया। ठीक है। और भी इनके पुरस्कारों की एक बड़ी लिस्ट है, लेकिन इस वीडियो में उनको शामिल करना उस समय अभी संभव नहीं है। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, आप देखते हैं कि टाटा की अभी कितनी संपत्ति छोड़ गए हैं। तो रतन टाटा कितनी संपत्ति छोड़ गए हैं? इतनी संपत्ति छोड़ गए हैं रतन टाटा, समूह की 100 से ज़्यादा लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियां हैं और इनका कुल कारोबार करीब 300 अरब डॉलर का है। बात करें दिवंगत रतन टाटा की संपत्ति के बारे में, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के रतन अपने पीछे अनुमानित करीब 3800 करोड़ रुपए की दौलत छोड़ गए हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। आप देखते हैं रतन टाटा के अंतिम संस्कार से जुड़े कुछ बिंदु। अलविदा रतन टाटा, मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, देश ने नम आंखों से दी विदाई। इसको देखते हैं। रतन टाटा 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। 9 अक्टूबर की रात 11:30 बजे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रतन टाटा ने आखिरी सांस ली। रतन टाटा की प्रार्थना सभा के दौरान सौहार्द से भरा नज़ारा देखने को मिला। रतन टाटा की प्रार्थना सभा में न सिर्फ पारसी बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्मगुरु ईसाई धर्मगुरुओं ने उनके लिए प्रार्थना की। आगे चलते हैं। हाँ, कहाँ हुआ? वर्ली शमशान भूमि में हुआ रतन टाटा का अंतिम संस्कार। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का अंतिम संस्कार मुंबई के वर्ली शमशान भूमि में संपन्न हो गया है। रतन टाटा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों से कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, रतन टाटा, प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार शाम मध्य मुंबई स्थित एक शवदाह गृह में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। ठीक है। मध्य मुंबई स्थित लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता, उद्योगपति, सेलिब्रिटी और आम लोगों ने रतन टाटा को नमन करके अंतिम विदाई दी। वर्ली स्थित शमशान में इनका अंतिम संस्कार किया गया। आगे चलते हैं। शाह, शिंदे, पटेल और फडणवीस ने दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को वर्ली शमशान घाट पर श्रद्धांजलि दी। ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें हैं। ये रतन टाटा जी के अंतिम संस्कार की कुछ तस्वीरें यहाँ मैंने ली हैं। देखिए, उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया मुंबई स्थित वर्ली शमशान घाट पर। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ मैंने रतन टाटा के जीवन से जुड़ी कुछ तस्वीरें यहाँ मैंने शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। ये देखिए, इनकी जवानी से लेकर छात्र जीवन से संबंधित जितनी भी ये तस्वीरें मैंने यहाँ शेयर की हैं, इनका छात्र जीवन और इनके माता जी के साथ तस्वीर, और यहाँ इनके उद्योगपति के रूप में नैनो कार के साथ में, और एक एक बिजनेसमैन के रूप में कार्य करते हुए ये तस्वीरें मैंने यहाँ शेयर की है। ठीक है। आप देख सकते हैं इस स्लाइड। आगे चलते हैं। यहाँ मैंने कुछ और मधुर स्मृतियाँ शेयर की हैं। ये रतन टाटा जी की छात्र जीवन से संबंधित
और व्यापारिक जीवन से संबंधित कुछ तस्वीरें यहाँ भी ली हैं मैंने, ठीक है। और ये तस्वीर आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ इस तस्वीर को आपको दिखाना चाहता हूँ, ये उनकी जवानी की तस्वीर, ये उनकी जवानी की तस्वीर और ये उनके वृद्धकाल की तस्वीर आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो रतन टाटा जी का निधन हो चुका है। इसके बाद किसको मिली टाटा समूह की कमान, इसके बारे में जानते हैं। नोएल टाटा को मिली कमान। नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और टाटा समूह में गहरी भागीदारी रखते हैं। वही टाटा सन्स की कमान नटराजन चंद्रशेखरन के हाथों में है, जो 2017 से चेयरमैन है, ठीक है। तो टाटा सन्स की कमान नटराजन चंद्रशेखर के हाथों में है और टाटा ट्रस्ट का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो नोएल टाटा को किया गया है, जो कि रतन टाटा जी के सौतेले भाई हैं। रतन टाटा की मृत्यु के बाद नोएल टाटा जी को टाटा ट्रस्ट की कमान सौंपी गई है, ठीक है। तो ये थी रतन टाटा से संबंधित कुछ जानकारियाँ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो, ये मेरे द्वारा की गई ये मेहनत आपको पसंद आएगी, ठीक है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अपने प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझ पे आप भरोसा रखिए और मेरे काम को सराहिए और मैं आपके लिए ऐसे और भी कई जानकारियाँ लेकर आऊँगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।